हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को, आज के हमारे डेली करंट अफेयर को। और यहां पर हम डिस्कस करेंगे 18 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। एक एक फैक्ट को आराम से एंड तक देखिएगा, पूरे सेशन को एंड तक देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर है, एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर है आज के सेशन का, तो एंड तक बने रहिए। और जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था, क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए दिवाली की सेल शुरू हो गई है, तो आप चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को। इसके अलावा डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी और डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट भी आप एप्लीकेशन पर ही लगा सकते हैं। शुरू करें। 18 अक्टूबर का हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, आईयूसीएन स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन के पहले एशियाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आईयूसीएन का आपने काफी बार नाम सुना होगा। आईयूसीएन रेड डेटा लिस्ट जारी करता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये आईयूसीएन है। इसकी एक बॉडी है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए काम करती है। इसका नाम है आईयूसीएन स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन। इसके पहली बार एक एशियाई अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और ये इंडिया से आते हैं, जिनका नाम है विवेक मेनन। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आंसर ए, विवेक मेनन को आईयूसीएन स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये बहुत ही फेमस एक वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट है, मतलब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं और ऑथर भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, तो इसीलिए बहुत ही फेमस व्यक्ति है। इंडिया से आते हैं और एशिया से आईयूसीएन स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति विवेक मेनन। तो ठीक है, आंसर मिल गया हमको। आईयूसीएन स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन मतलब आईयूसीएन प्रजाति उत्तरजीविता आयोग। ओके, तो विवेक मेनन जो कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के को फाउंडर रहे हैं, ये एशिया से इस पद को ज्वाइन करने वाले पहले व्यक्ति है, इस ऑर्गेनाइजेशन के या कमीशन के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति है। वैसे इनका जो कार्यकाल है 2025 से लेकर 2029 तक आगे बना रहेगा। 2029 तक ये अपने पद पर रहेंगे। जॉन पॉल रॉड्रीस को इन्होंने रिप्लेस किया है इस पद पर। विवेक मेनन, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करने वाले व्यक्ति, ऑथर, फोटोग्राफर, काफी सारे अवार्ड भी इनको दिए गए हैं। इंडिया में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो कि वन्यजीव संरक्षण के लिए काम करती है, इसके को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अवार्ड में एक तो फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड इनको लास्ट ईयर ही दिया गया था 2024 में, और 2001 में इनको रुफर्ड अवार्ड फॉर इंटरनेशनल कंजर्वेशन भी दिया जा चुका है। आईयूसीएन स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन आईयूसीएन के 6 कमीशन या आयोग में से एक है। काम मैं आपको बता चुका हूं, बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन करना, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करना इस संस्था का काम है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है और विवेक मेनन हो गए चेयरमैन। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का फाइनल कहां आयोजित किया जाएगा या किस देश में आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप यह पहली बार ही आयोजित किया जा रहा है 2025 में। यह 3 फेज में आयोजित किया जा रहा है, 2 फेज इसके हो चुके हैं। अब फाइनल इसका खेला जाएगा इंडिया में, नई दिल्ली में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के फाइनल का आयोजन किया जाने वाला है। यह आयोजन 15 से लेकर 22 नवंबर तक नई दिल्ली में किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला एडिशन है, पहली बार ही आयोजित किया जा रहा है, इसलिए भी यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ये 31 मार्च को शुरू हो गया था। सबसे पहला फेज ब्राजील में आयोजित किया गया था, मार्च में ये शुरू हुआ था 31 मार्च को, और 5 अप्रैल तक खेला गया। फिर सेकेंड फेज कजाकिस्तान में आयोजित किया गया, कजाकिस्तान के अस्ताना में, जुलाई के एंड में शुरू हुआ था, 7 जुलाई तक आयोजन किया गया। और फाइनल अब इंडिया में नई दिल्ली में खेला जाने वाला है 15 से लेकर 22 नवंबर तक वर्ल्ड बॉक्सिंग कप। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप पहली बार ही आयोजन, वर्ल्ड बॉक्सिंग इसका आयोजन करवा रहा है, जो कि पूरे वर्ल्ड में बॉक्सिंग को गवर्न करने वाली, बॉक्सिंग के लिए जो रेगुलेशन है उनको निर्धारित करने वाली इंटरनेशनल संस्था है। 13 अप्रैल 2023 को ही वर्ल्ड बॉक्सिंग की स्थापना की गई थी। स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में इसका हेडक्वार्टर है और 118 मेंबर कंट्रीज देखने को मिलती है वर्ल्ड बॉक्सिंग की सदस्य। तो यही आयोजित करवा रहा है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप पहली बार 2025 में। 3 फेज में से फाइनल बचा है जो कि नई दिल्ली में खेला जाएगा नेक्स्ट मंथ नवंबर में। भारत में आयोजित
पहली बार डीएनए बेस्ड काउंट के अनुसार सबसे अधिक जंगली हाथी किस राज्य में पाए जाते हैं? देखिए, ये जो हाथियों की काउंटिंग की गई है ना, ये डीएनए बेस्ड काउंटिंग है। अब आप बोलेंगे डीएनए बेस्ड काउंटिंग क्या होता है? डीएनए के आधार पर डिटेक्ट किया जा रहा है कि मतलब देखिए, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। मान लो जो काउंटिंग करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे लोग हैं, उन्होंने मान लो जंगल से 100 गोबर के नमूने लिए, है ना, जो 100 नमूने लिए गोबर के, उनमें से डीएनए टेस्ट किया। हर हाथी के डीएनए को एक आइडेंटिटी दी गई, एक नंबर दिया गया। अब मान लो कि 40 हाथियों के डीएनए अलग मिले, गोबर से या किसी और चीज से, जैसे भी लेना हो। मान लो 40 हाथियों के डीएनए अलग हैं, बाकी 60 जो अदर गोबर से डीएनए लिया गया, वो ये देखा गया कि उनमें ये 40 हाथियों का ही डीएनए, इनमें से किसी ना किसी का डीएनए। इससे क्या पता चला, भले ही हमने सैंपल 100 लिए थे, लेकिन हमको 40 हाथियों के ही डीएनए मिले। तो हर डीएनए की एक आइडेंटिटी है, मतलब वो एक जीव है। इस तरीके से भले ही हमने 100 नमूने कलेक्ट किए थे, लेकिन हमारे पास हाथी कितने हैं उस क्षेत्र में? 40। तो इस तरीके से डीएनए के आधार पर पहली बार काउंटिंग की गई है जंगली हाथियों की। यह डीएनए अदर तरीके से भी लिया जा सकता है। मैंने आपको एक कैजुअल एग्जांपल दिया, क्योंकि हाथी इधर उधर घूमते हैं, तो उनके जो गोबर होता है वहां से जो डीएनए कलेक्ट किया जाए, या किसी और तरीके से भी लिया जा सकता है, तो उससे यह काउंटिंग की गई। ठीक है, अब देखिए, डीएनए बेस्ड काउंटिंग के अनुसार जंगली हाथियों की सबसे ज्यादा संख्या देखने को मिलती है कर्नाटका में, दक्षिण भारत में। ठीक है, कर्नाटका में सबसे ज्यादा हाथी हैं, इसमें बताया गया। पूरे इंडिया में दक्षिण भारत में ही सबसे ज्यादा जंगली हाथी हैं, इस रिपोर्ट से पता चलता है। कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, ये 3 स्टेट पूरे इंडिया के 53% से ज्यादा हाथी पॉपुलेशन, एलिफेंट पॉपुलेशन इन 3 राज्यों में देखने को मिलती है। अगर हम स्टेट वाइज पॉपुलेशन पर जाते हैं, तो सबसे ज्यादा कर्नाटका में 6013 जंगली हाथी है। सेकंड पर पूर्वोत्तर राज्य आता है असम, 4159, और थर्ड पर आता है तमिलनाडु, 3136 जंगली हाथी तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से पहली बार भारत में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा डीएनए बेस्ड काउंटिंग की गई है जंगली हाथियों की। करवाने वाला वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो इसकी बात करें, इंडियन गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, उसके अंतर्गत यह संस्था इंडिया में वाइल्ड लाइफ रिसर्च के लिए काम करती है, सर्वे करती है, रिसर्च करती है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। हेडक्वार्टर उत्तराखंड के देहरादून में है, और डॉक्टर गोविंद सागर भारद्वाज, जो कि आईएफएस अधिकारी हैं, ये डायरेक्टर हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के। तो इन्होंने जंगली हाथियों का सर्वे किया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 का समग्र पुरस्कार किसने जीता है? यह ओवरऑल कैटेगरी का एक पुरस्कार है। वैसे काफी सारी अलग अलग कैटेगरीज में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओवरऑल कैटेगरी का अवार्ड। तो ये एक साउथ अफ्रीका के फोटोग्राफर को दिया गया, जिनका नाम है विम वॉन डेन हीवर या हेवर। तो विम वॉन डेन हेवर, जो कि दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, एक बहुत ही फेमस फोटोग्राफर है। इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनकी फोटो के लिए दिया गया है। ठीक है, फोटो देख लो आराम से, आगे भी मिलेगी। और ये हैं व्यक्ति साउथ अफ्रीका के फोटोग्राफर जिनको यह अवार्ड दिया गया। इनका जो फोटो है ना, उसको नाम दिया गया है गोस्ट टाउन विजिटर। गोस्ट टाउन विजिटर एक फोटो है जो इन्होंने क्लिक किया काफी प्रयासों के बाद। अवार्ड की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 18 कैटेगरीज में दिया जाता है, लेकिन जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो ओवरऑल कैटेगरी होती है। इससे कहा जाता है ग्रैंड टाइटल। सबसे बड़ी जो ओवरऑल कैटेगरी है उससे कहा जाता है ग्रैंड टाइटल। तो ये है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड ओवरऑल कैटेगरी में। ये दक्षिण अफ्रीका के विम वॉन डेन हीवर को दिया गया। देखिए, जो फोटो है ना, एक्चुअल में जो प्लेस ये फोटो का आपको देखने को मिल रहा है, एक आपको मतलब बहुत ही पुरानी एक बिल्डिंग देखने को मिलेगी, एक जैसे घर जैसी बिल्डिंग देखने को मिलेगी, और यहां पर एक हाइना जो कि बहुत ही दुर्लभ है इन क्षेत्रों में, इसको क्लिक किया गया है एक साथ। तो इसको नाम दे दिया गया घोस्ट टाउन विजिटर। जो प्लेस चूज किया गया वो नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया देश की एक डायमंड माइन है ना, एक खदान है हीरे की,
जो कि काफी समय से बंद हो चुकी है और यहाँ पर नॉर्मली लोगों का भी आना जाना या निवास देखने को नहीं मिलता। तो एक प्लेस है जो कि नामीबिया का है और जो सब्जेक्ट है ना, एक ब्राउन हाइना है जो कि दुनिया में बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है, लगभग ये खत्म होने की कगार पर है। तो इनको क्लिक किया गया है रात के समय में और ये घोस्ट टाउन के आसपास घूमता हुआ दिखाई देता है, जो कि बहुत रेयर मतलब एक इमेज इन्होंने क्लिक की है और इसको नाम दे दिया इन्होंने घोस्ट टाउन विजिटर। ओके, तो किसकी इमेज है ये इमेज है दक्षिण अफ्रीका के फोटोग्राफर विम वॉन डेन हेवर की। तो इसे दिया गया फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड, वर्ल्ड या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड कौन देता है? ये हर साल बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को यह अवार्ड दिया जाता है। द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, जो कि इंग्लैंड के लंदन का एक म्यूजियम है, यह अवार्ड देता है हर साल और 1964 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी पहली बार। याद रहेगा, इंटरेस्टिंग है और फोटो का नाम भी याद रखिएगा, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है ना। यहां पर ये फोटो की इमेज है। आप सभी को बता देता हूं एक बार फिर से, दिवाली की सेल आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर कंटिन्यू है। ओके, 24 अक्टूबर तक यह सेल आपके लिए कंटिन्यू रहेगी। आपके लिए स्पेशली यहां पर मैं एआई कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं कि आप सभी के लिए देखिए, जो फ्यूचर है ना हमारा, वो एआई बेस्ड ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर सेक्टर में हर जगह आपको काम आएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप यहां पर जान सकते हैं। यहां पर आपको पूरा ट्रेन किया जाएगा, 10 साल तक का आपको यहां पर एक्सेस मिलेगा और 3 मंथ की आपको मेंटरशिप भी दी जा रही है इस एआई कोर्स के लिए। तो आप इस एआई कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिए, आपको 50 से ज्यादा एआई यहां पर सीखने को मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। कोई भी आपको हर्डल आता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, हमारी जो सपोर्ट टीम है वो आपकी मदद कर देगी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो। ओके, तो चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को, क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन को। तो काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। आइए, किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार सृजन के लिए 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की है? 50,000 करोड़ की बेम्बू इंडस्ट्री पॉलिसी को लॉन्च किया है 5 लाख रोजगार बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, ये बंबू इंडस्ट्री पॉलिसी महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में बंबू बेस्ड इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी शुरू की है, बंबू इंडस्ट्री पॉलिसी 2025। महाराष्ट्र ने इसका अनाउंसमेंट किया है और 50,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करेगी ताकि राज्य में जो बंबू बेस्ड इंडस्ट्रीज है और मतलब बंबू का जहां जहां पे बांस से संबंधित कार्य होता है, जो भी उद्योग है, उनको बढ़ावा दिया जा सके और राज्य में 5 लाख रोजगार सृजित किए जा सके। किया क्या क्या जाएगा? 5 साल, अगले 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए बजट रखा गया 5 साल का। 5 साल में 15 बेम्बू क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिसमें अमरावती और नॉर्मली महाराष्ट्र का जो भंडारा रीजन है वहां पर ये सारे क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। इससे 15 बंबू क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा जहां पर बंबू बेस्ड उद्योग लगाए जाएंगे। महाराष्ट्र में अभी ऑलमोस्ट 9.47 लाख टन बंबू का प्रोडक्शन होता है, इसको बढ़ाकर 157 लाख टन तक किया जाएगा। इसके अलावा फार्मर, प्रोड्यूसर, ऑर्गेनाइजर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो फार्मर है, जो प्रोड्यूसर है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी ताकि बंबू के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके और सभी मिलकर बंबू इंडस्ट्री के लिए, बंबू प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर पाए। तो एक पर्टिकुलर पॉलिसी है बंबू इंडस्ट्री पॉलिसी, जिसे लॉन्च किया है 2025 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र की कैजुअली अगर हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, कैपिटल है मुंबई। आचार्य देवव्रत अभी महाराष्ट्र के गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं कुछ समय पहले ही। देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी से आते हैं, सीएम के पद पर हैं। यहां पर अगर हम विधानसभा की सीटें देखें तो 288 सीटें, विधान परिषद की 78 सीट देखने को मिलती है। लोकसभा की 48 सीटें महाराष्ट्र में और राज्यसभा की 19 सीटें महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य के 7 शहरों में किया जाएगा? 2025 में 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किए जाएंगे और इसका आयोजन अभी किया जाने वाला है 2025 में राजस्थान के 7 अलग अलग शहरों में। शहरों के नाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन हमें राज्य याद करना पड़ेगा। 24 नवंबर से लेकर
5 दिसंबर तक राजस्थान की 7 सिटीज में 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। 5,000 से ज्यादा एथलीट यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे और 23 मेडल इवेंट यहां पर आयोजित किए जाने वाले हैं। इसके पहले ओडिशा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और लास्ट ईयर जो 4th एडिशन था वो पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में आयोजित किया गया था संयुक्त रूप से। असम, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, इन सब में एक साथ हुआ था 4th एडिशन। और इसके पहले ओडिशा, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश में भी आयोजित किया जा चुका है। इस बार ये 5th एडिशन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, आयोजन होगा राजस्थान में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में शुरू हुए थे। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स इसका आयोजन करवाता है हर साल। यूनिवर्सिटीज के जो एथलीट है वो पार्टिसिपेट करते हैं यहां पर। लास्ट ईयर 4th एडिशन की हम बात करें, अभी तो राजस्थान में होगा, एंड में होगा 5th एडिशन, तो हम यहां पर 4th एडिशन की बात करते हैं। 7 जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य वहां पर आयोजन हुआ था फरवरी 2024 में। मेडल टैली में उस वक्त 4th एडिशन में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर थी, टोटल 71 मेडल के साथ। सेकंड पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की, और फिर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की, यह तीसरे स्थान पर रही थी। खेलो इंडिया भारत में, वैसे खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत 2018 में की गई थी और इसके तहत, खेलो इंडिया के तहत अलग अलग गेम्स आयोजित किए जाते हैं भारत में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने के लिए। जैसे खेलो इंडिया वाटर गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया बीच गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ऐसे अलग अलग गेम्स आयोजित किए जाते हैं। अभी हम यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें, 5th एडिशन राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। भारत की सबसे बड़ी विदेशी विकास परियोजना किस देश में बनाई जा रही है? इंडिया की सबसे बड़ी ओवरसीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि विदेश में स्थापित किया जा रहा है, यह बनाया जाएगा मंगोलिया में। भारत की सबसे बड़ी विदेशी विकास परियोजना मंगोलिया में, ये एक ऑयल रिफाइनरी है ना, मंगोलिया की ऑयल रिफाइनरी है जहां पर इंडिया 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है ना का क्रेडिट लोन देने वाला है, मतलब लोन प्रोवाइड करेगा मंगोलिया को इस प्रोजेक्ट के लिए। इंडिया का विदेश में यह सबसे बड़ा विदेशी विकास प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट 2028 तक बन जाएगा। इसके बनने के बाद पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और जो क्रूड जो फ्यूल है उसकी यहां पर बनाया जा सकेगा, और मंगोलिया की जो अदर कंट्रीज पर, स्पेशली रशिया पर जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी, है ना। इंडिया को भी इस लोन के बदले में जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। तो मंगोलिया की हम जो मदद करें, ये इंडिया का विदेश में सबसे बड़ा विदेशी विकास प्रोजेक्ट है। तो मंगोलिया में इस ऑयल रिफाइनरी का निर्माण किया जा रहा है। मंगोलिया एक मध्य एशिया की, मतलब ईस्ट एशिया में वैसे देखने को मिलती है ये, तो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी दक्षिणी सीमा, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी सीमा चाइना से टच होती है। उत्तर में ये रशिया से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और इसकी कैपिटल है उलान बाटोर, मंगोलिया की। गोभी डेजर्ट की हमने कुछ दिन पहले बात की थी, यह मंगोलिया के ही दक्षिण में देखने को मिलता है, चाइना और मंगोलिया में, गोभी डेजर्ट। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, यह हर साल मनाया जाता है 17 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। पूरे वर्ल्ड से पॉवर्टी को खत्म करना, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए लोगों को अवेयर करना, अवेयरनेस बढ़ाना, यह मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस को मनाए जाने का। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत वैसे 1987 में पेरिस में की गई थी, ठीक है ना। एक वर्ल्ड डे टू ओवरकम पॉवर्टी के नाम से इसकी शुरुआत की गई थी, पॉवर्टी खत्म करने के लिए। पेरिस से जो इसकी शुरुआत हुई, तो आगे चलकर यूनाइटेड नेशन ने इसे 1992 में मान्यता दी थी। हालांकि शुरुआत इसकी 1987 में हो चुकी थी। 2025 में एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल माल ट्रीटमेंट बाय इंश्योरिंग रिस्पेक्ट एंड इफेक्टिव सपोर्ट फॉर फैमिलीज, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की थीम है। थीम काफी बड़ी है, तो एक बार पॉज करके भी पढ़ लेना। कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस? क्वेश्चन हमारा ये है। तो ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को, और शुरुआत की गई थी 1987 में। कहां से? पेरिस से, ठीक है। अक्टूबर में जो अदर डे अभी मनाए गए हैं रिसेंटली कुछ समय में, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड मनाया गया था। 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मनाया गया।
13 अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड स्पाइन डे और वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। ये तीनों डे आते हैं 16 अक्टूबर को। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विश्व खाद्य दिवस, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, 8000 मीटर से ऊंचे 9 पर्वत शिखरों पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? 8000 मीटर से ऊंचे 14 पहाड़ है, 14 पर्वत चोटियां, लेकिन इंडियन जो है ना वो उनमें से केवल 9 पे ही चढ़ाई कर सकते हैं। क्यों सर? 5 पाकिस्तान में और इंडिया को इन पर जो क्लाइंबिंग है इसकी अनुमति नहीं है। ठीक है ना, तो हम केवल 9 पर्वतों पर ही चढ़ाई कर सकते हैं जो इंडियन है। तो 8000 मीटर से ऊंचे 9 पर्वत शिखर पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय बनी है, यह है भारत थम्मीनेनी, पहले भारतीय। ठीक है ना, पहले इंडियन करने वाले पहले भारतीय कौन बने, इसको क्वेश्चन को सुधार लेना। तो यह है भारत थम्मीनेनी। ठीक है, पुरुष है, तो याद रखिएगा इन्होंने 9 चोटियों पर चढ़ाई की है। भारत थम्मीनेनी, ये आते हैं आंध्र प्रदेश से, एक बहुत ही फेमस माउंटेनर है। आपको ये मैं बता ही चुका हूं कि 14 ऐसी चोटियां हैं, लेकिन इनमें से 9 पर ही हमको चढ़ाई की परमिशन है, क्लाइंबिंग की परमिशन है। अभी जो अचीवमेंट भारत थम्मीनेनी ने प्राप्त किया है ना, वो वर्ल्ड की 6th हाईएस्ट माउंटेन, जिसका नाम है छो ओयू। इसकी ऊंचाई है 8201 मीटर। इसकी चढ़ाई करके इन्होंने 9 चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। भारत थम्मीनेनी ने, आंध्र प्रदेश से आने वाले माउंटेनर है। देखिए छो ओयू ये आता है चाइना और नेपाल की बॉर्डर पर, तो आपको नाम भी ये थोड़ा तिब्बती नाम देखने को मिलेगा। छो ओयू 8201 मीटर की इसकी ऊंचाई है, 6ठा हाईएस्ट माउंटेन है पूरे वर्ल्ड का। अगर हम कंपेयर करते हैं वर्ल्ड के, चलो हमको हमारा आंसर तो मिल गया कि वर्ल्ड की 8000 मीटर से ऊंची चोटियों को चढ़ाई करने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन बने, तो ये आंध्र प्रदेश के भारत थम्मीनेनी है। आंसर मिल गया। अब देखिए अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटियों की, तो 4 हम यहां पर देखते हैं। एक माउंट एवरेस्ट नेपाल में हमको देखने को मिल जाएगा, ये 8849 मीटर, ये ऑलमोस्ट है ना, ठीक है, लगभग में ही आती है। 8850 मीटर भी कहीं कहीं आती है, क्योंकि लगातार हिमालय, क्योंकि नवीन वलित पर्वतमाला है, तो इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही। ये सबसे ऊंची चोटी है सागर माथा, और तिब्बतन क्षेत्र में इसे चोमुलुंगमा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में सागर माथा कहते हैं और वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट। फिर आती है K2, ये इंडिया में हमें लद्दाख के सबसे ऊंची, है ना, लद्दाख के सबसे उत्तर में देखने को मिलती है इंडिया में। वर्तमान में ये PO के क्षेत्र में है वैसे, पर इंडिया में लद्दाख में। तो 8611 मीटर की इसकी ऊंचाई है। K2 इंडिया की सबसे ऊंची चोटी में गिनी जाती है। फिर कंचनजंगा पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है सिक्किम में, 8586 मीटर। फिर लोत्से ये आती है चाइना में, 8516 मीटर ऊंची चोटी, तिब्बत क्षेत्र में देखने को मिलती है, हिमालय रेंज में। अगर हम इंडिया से फर्स्ट माउंटेनर का इतिहास देखते हैं, तो फर्स्ट इंडियन टू समिट माउंट एवरेस्ट, मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सफलतापूर्वक पहले इंडियन कौन, तो ये अवतार एस चीमा, ये पहले इंडियन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी 1965 में। फिर फर्स्ट इंडियन विमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, ये है बछेंद्री पाल 1984 में। फिर 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली ये है संतोष यादव है, 1993 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, फतह करने वाली संतोष यादव 1993। फिर सबसे यंग गर्ल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है मलावत पूर्णा, इनका नाम है M पूर्णा, 2014 में, जब इनकी एज थी केवल 13 साल 11 महीने। तो ये फर्स्ट इंडियन या वीमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। आगे आएंगे, डीआरडीओ ने भारत में 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया? डीआरडीओ ने भारत में 300 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए समझौता किया है SECI के साथ। ठीक है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो डीआरडीओ ने इस संस्था के साथ हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है 300 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का।
ये 300 मेगावाट के सारे सोलर प्रोजेक्ट ये डीआरडीओ के अलग अलग जगह पर जो इंस्टीट्यूशन है, जो लेबोरेटरीज है, उनमें लगाए जाएंगे। तो डीआरडीओ ने समझौता किया ताकि सारी फैसिलिटीज जो डीआरडीओ के लेबोरेटरीज है, जो फैसिलिटीज है, उनमें सोलर एनर्जी से उनको रन किया जा सके, ताकि देश में जो कार्बन एमिशन को कम किया जा सके और 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो हमारा लक्ष्य है हम उसको प्राप्त कर सके। तो डीआरडीओ ने समझौता किया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 300 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट को लगाने का। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंडिया की एक पीएसयू कंपनी है, नवरत्न कंपनी है इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत कार्य करती है। 2011 में स्थापना हुई, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और आकाश त्रिपाठी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। नेशनल सोलर मिशन को इंप्लीमेंट करना और भारत में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना इस संस्था का काम है। तो डीआरडीओ ने इसके साथ समझौता किया है। कितने मेगावाट का? 300 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का। डीआरडीओ की भी कैजुअली बात कर लें तो आप इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, भारत में डिफेंस रिसर्च और एनालिसिस करने वाली संस्था है डीआरडीओ। इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसी है, मिलिट्री से रिलेटेड रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए काम करती है। इसके 52 लेबोरेटरीज है पूरे इंडिया में, तो इन्हीं में ये सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, पूरा 300 मेगावाट का सारी लेबोरेटरीज में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत डीआरडीओ काम करता है। 1958 में स्थापना, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और समीर वी कामत डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 18 अक्टूबर के करंट अफेयर। अब हम चलते हैं लास्ट डे के हमारे करंट अफेयर के रिवीजन पर। हम यहां पर रिवाइज कर लेते हैं सभी क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारा था ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। 2025 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया को रैंक दी गई है 102। फिर समुद्र शक्ति 2025 द्विपक्षीय अभ्यास भारत और किस देश की नेवी के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो इंडिया और इंडोनेशिया। चर्चित नाइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां स्थित है? तो नाइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थित है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 2000 ये ले लिया, ठीक है। 2025 सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ये हमारी रैंक थी 23, 30 देशों की लिस्ट में। तख्ता पलट के बाद मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो ये है माइकल रैंड्रियानेरिना, ये मेडागास्कर के नए प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में किस खनिज को मेजर मिनरल में शामिल किया गया है? तो यह घोषित किया गया है लाइमस्टोन को। फिर हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो यह हो जाती है हिंदुस्तान शिपयार्ड। 30वें सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है मणिपुर राज्य ने। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना स्थापना दिवस हर साल ये कब मनाता है? तो ये मनाता है अपना स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को। फिर गोमती पुनर्जीवन मिशन किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसे शुरू किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में। ये सारे करंट अफेयर हो गए कल के। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। देखें, मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी का नाम क्या है? तो यह है सार्टोरियस, सबसे लंबी मांसपेशी है मानव शरीर में, है ना, पैरों में रहती है। हवा में निलंबित सूक्ष्म ठोस कणों या तरल बूंदों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है एरोसोल। कृषि भूमि को कुछ वर्षों तक बिना जोते छोड़ना किस नाम से जाना जाता है? तो ये परती भूमि के नाम से ही जाना जाता है। बिना जोते छोड़ दी मतलब परती छोड़ दी भूमि को। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो जाते हैं। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे ध्यान से नोट करना और कमेंट में सभी आंसर कीजिए। कुछ ही कमेंट आते हैं देखे मैंने, तो सब आंसर कीजिएगा। पहली बार खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत कब की गई थी? सबसे पहला खेलो इंडिया, है ना। 2024 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड किससे दिया गया था? अभी तो मोहनलाल को दिया गया है, लास्ट ईयर किसको दिया गया था? किस शासक ने न्याय की जंजीरों का निर्माण करवाया था? तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। तीनों क्वेश्चन हो गए हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।